पौधा के तोशा खास से आज हमारे मेहमान हैं तल्लत वजीर, प्रिंसिपल दानिश स्कूल। इनका तारुफ बहुत से हवालों से करवाया जा सकता है, लेकिन अगर मैं ये समझूं कि एक एजुकेशनिस्ट के तौर पर, सरबराह इदारा के तौर पर और रिसेंट ईयर्स में स्पेशली सियासी हवाले से वो जितने सरगर्म हो चुके हैं, इस पर बात की जाए तो नाजरीन के लिए ये एक खूबसूरत तजर्बा होगा। जी तल्लत, सबसे पहले अपने बचपन के बारे में बताइए। अस्सलाम वालेकुम सौदा, थैंक यू वेरी मच, आपने मौका दिया। बचपन एक मिडिल क्लास फैमिली में अल्लाह ताला ने पैदा किया मुझे। मेरे वालिदैन अल्हम्दुलिल्लाह उनकी परवरिश, उनकी मेहनत का नतीजा हूँ आज जो भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौरी हूँ बाय बर्थ। मेरे पेरेंट्स पुराने धर्मपुरा में रहा करते थे। गली नंबर 65 में हमारा बाई घर आज भी है और बचपन उन्हीं गलियों में खेल कूद के अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े हुए। और रौनक जिंदगी की क्या होती है उन इलाकों से सीखा। बड़े हुए, बड़े इलाकों में घर मिल गया, फासले मुझे लगा कि बढ़ने लगे हैं। जैसे जैसे घर बड़े हुए हैं वैसे वैसे फासले भी बढ़े हैं। रस्मों रिवाज, त्योहार, उनका मजा उन गली मोहल्लों में ही था। ईद, शब बारात, इनका मजा उन गलियों में था जिनमें मैं खेलकर आज इस एक मकाम पर हूं कि आप जैसे बड़े लोग प्यार करते हैं, इज्जत देते हैं, अपने बराबर बिठा लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत भरपूर बचपन था, फुल ऑफ एक्टिविटीज। स्कूलिंग अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स ने लाहौर के बहुत अच्छे स्कूल में PAF इंटरमीडिएट कॉलेज में मुझे भेजा। आखिरी डिग्री हासिल की, पहले पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया, फिर बढ़ के एजुकेशन यूनिवर्सिटी लाहौर से एजुकेशनल लीडरशिप में मास्टर्स किया। तो बस बचपन बढ़ता हुआ इस स्टेज तक आ गए हैं कि अब हम पढ़ने और पढ़ाने वालों में शुमार होते हैं। मुझे बताइए कि पेरेंट्स से जुड़ी कोई खास याद, आपके वालिद वालदा से हजारों होंगी, लेकिन कोई एक जो आप शेयर करना चाहें। मेरे वालिदैन अब इस दुनिया में नहीं हैं, बहुत ज्यादा मिस करता हूँ, खास तौर पे अपनी वालदा को। अब्बा ज्यादा जिंदगी उन्होंने दुबई में गुजारी। जाता है हमारी इस कामयाबी का कि जिन्होंने वालिद की सरपरस्ती के बगैर हमें दुनिया के हर इम्तिहान में उन्होंने कामयाब कराया। उनकी मेहनत और उनकी दुआएं। देखिए, वालिदैन के साथ गुजरा हुआ हर पल वो एक हसीन याद है। मैं जब अपनी वालदा को याद करता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा डांट नहीं पड़ी। सिर्फ एक बात मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि हम 4 बहन भाई हैं, मैं सब में बड़ा हूँ, फिर मेरी बहन है, फिर 2 छोटे भाई हैं। तो मेरे सबसे छोटे भाई हैं हाफिज असमत वजीर साहब, जिन्हें पतंगबाजी का बेपनाह शौक है। तो मुझे चूंकि मेरी वालदा ये काम नहीं करने देती थी, बड़ा कंट्रोल किस्म का बेबी था मैं। तो जब मैं बड़ा हुआ, मैंने जॉब स्टार्ट की, तो हाफिज साहब कुरान हिफ्ज कर रहे थे उस वक्त। तो मैंने उसको सपोर्ट किया पतंगबाजी में बेपनाह। म्यूजिक का उसको बड़ा शौक था हाफिज कुरान है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह है हाफिज कुरान, लेकिन म्यूजिक और पतंगबाजी जो है वो उसका शदीद शौक है। आज भी इंटरव्यू में कहना नहीं चाहिए, घर में उसके पास डोर जरूर होगी। तो अम्मी से मुझे डांट इसी बात पे पड़ा करती थी कि बेटे, जो काम मैंने तुझे नहीं करने दिए तू छोटे भाई को करवा रहा है। और मेरा ये स्टांस होता था कि अम्मा करने देना, ये चीजें मैंने मिस की हैं, आपने मुझे नहीं करने दी, लेकिन मैं हूं, बड़ा हूं, मैं इनको कंट्रोल कर लूंगा। तो ये चीज मेरी बड़ी एक जबरदस्त याद है कि जब भी कभी पतंगबाजी का सीजन होता था तो मैं अपने छोटे भाई को बहुत सपोर्ट करता था और उसकी वजह से डांट पड़ती थी। जब माँ बाप चले जाते हैं तो उसकी डांट भी याद आती है हर लम्हा। जी देखें, कामयाबी में माँ बाप, हम जिसको के मेहनत कहते हैं ना, वो भी उनकी दुआओं के सदके में अल्लाह ताला हमें इस काबिल करता है कि हम किसी चीज के हसूल के लिए तगोदो करते हैं। उनकी मेहनत, उनकी दुआएं, इसके बगैर हम कामयाब हो ही नहीं सकते। चले जाने के बाद यकीनी तौर पे बहुत ज्यादा कमी महसूस होती है। मैं आज चिश्तिया में बैठा हूं, यकीन कीजिए दिल भर आता है जब भी लाहौर जाने का भी सोचता हूं तो, कि यार उस घर जाऊंगा जहां पर
वालिदैन इंतजार में होते थे। लेकिन क्या करूं, अपना शहर है, उससे दूर भी नहीं रहा जा सकता, लेकिन उनकी कमी हर वक्त महसूस होती है। मेरे लिए आज तक दुनिया में सबसे मुश्किल बात अम्मी को लेके करनी होती है, और मुझे कभी कभार लगता है कि मुझे इंटरव्यूज में से माँ को स्पेशली डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा सेल्फ कंट्रोल उतना नहीं है। हाँ जी, ऐसा ही है, ऐसा ही है। जबकि उनके बगैर अब जीते हुए ज्यादा साल हो गए। अर्ली 20s में हम तीनों बहन भाई थे जब उनका इंतकाल हुआ। सारा सफर उनके बगैर गुजरा, और फादर मेरे थे नहीं, मेरी पैदाइश से 3 माह पहले से। तो वो उस एक में वो दोनों बंद थे। और मेरा ख्याल है कि मैं 1 मिनट लूंगी सवाल करने के लिए। जी 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 जी। खवातीन के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि अगर कोई आंखों में काजल डाल ले और वो हिल जाए, लेकिन माँ जो है ना, सारी उम्र जब तक हमारे साथ होती है हमारी हंसी के लिए कोशिश करती है, और जब चली जाती है तो फिर जितने भी साल गुजर जाएं, आप जवानी से बुढ़ापा, बुढ़ापे से शायद कब्र तक, वो सबसे ज्यादा याद ही वो आती है। ये आपके बचपन की कुछ यादें हैं। इससे एक अगला पड़ाव आया होगा आपकी प्रोफेशनल जर्नी का, उसके बारे में बताइए। हाँ, 1998 सितंबर, मास्टर्स कर रहा था कंप्यूटर साइंस में, तो फाइनल प्रोजेक्ट पे काम चल रहा था। तो एक हमारे टीचर हैं कैसर हफीज तकी साहब, उन्होंने एक जॉब का बताया कि इस तरह पेट्रोमैन कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में शादमान में ये इदारा हुआ करता था, जरूरत है। मेरे दोस्त थे राशिद भट्ट साहब हैं, बल्कि मेरे दोस्त हैं राशिद भट्ट साहब। इन लोगों ने मुझे रेफर किया कि भाई वहां पर एक बंदा चाहिए कंप्यूटर साइंस पढ़ाने के लिए। तो मैं वॉक इन इंटरव्यू के सिलसिले में चला गया। तो मुझे अच्छी तरह याद है, इट वाज सितंबर 1998 जब मैंने पेट्रोमैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से एज ए टीचर अपना प्रोफेशनल कैरियर का आगाज किया था। 1 साल जॉब की, स्विच कर गया लाहौर लाइसियम, 1 साल जॉब की, स्विच कर गया लाहौर एल्मा, and then I reached the city school Gulberg Boys Branch as a O-level computer science teacher. 2003 में प्रमोट हो गया एज ए सीनियर मास्टर। 2004 में एज ए हेड मास्टर शालीमार कैंपस। एंड रेस्ट ऑफ द जर्नी यू ऑलरेडी नो के 11 साल सिटी स्कूल में सर्व किया। देन आई वेंट टू DHA सीनियर स्कूल फॉर बॉयज, 6 साल वहां सर्व किया। Then I moved to दानिश बॉयज स्कूल चिश्तियां। अभी दिसंबर 19 से मैं यहाँ पर एज ए प्रिंसिपल अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ, और कामयाबी का सफर जारी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर महाज पे कामयाब किया है। डिफरेंट असाइनमेंट्स मिलती रही जिंदगी में, डिफरेंट रोल्स मिलते रहे जिनको अडेप्ट करता रहा। कभी टीचर ट्रेनर था, कभी करिकुलम डेवलपर था, कभी किसी कमेटी के मेंबर थे, कभी स्कूल इवैल्यूएशन का मेंबर रहा। तो हर जगह से कुछ ना कुछ सीखा। शायद उसी ट्रेनिंग के नतीजे में अल्लाह ताला ने बड़े इदारों की सरबराही मुझे नसीब की, मेरे नसीब में, कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद को एक कामयाब इंसान समझता हूँ कि जिसने थोड़ी मेहनत की लेकिन दिल से की, जिसकी वजह से मैं आज एक सक्सेसफुल प्रिंसिपल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। प्रिंसिपल के तौर पर आप प्रोफेशनली तो आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छे से निभाई, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहती हूँ कि इस शोबे में आपके पास जो अथॉरिटी होती है उससे कभी कभार जाने या अनजाने में किसी का दिल हो सकता है दुख जाए, तो कोई ऐसा रिग्रेट है? क्योंकि अथॉरिटी आजमाइश है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अथॉरिटी बेशक आजमाइश है। देखिए लीडरशिप के जो डिफरेंट रोल्स है ना जी, हम स्विच करते रहते हैं। हमें 3 मेजर रोल्स पढ़ाए जाते हैं लीडरशिप में। मैं उनकी डेफिनेशन में ही नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं एक ऐसा लीडर हूं जो डेमोक्रेटिक स्टाइल को ज्यादा पसंद करता हूं। टीम प्लेयर रहा सारी जिंदगी जी। जब लीडरशिप रोल मिला तब भी टीम बनाकर चलने को ही फौकियत दी। तो मैं आज भी यही समझता हूं कि शायद ऐसा कोई फैसला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज तक नहीं कराया
जी कि जिस पे मुझे रिग्रेट हो। समटाइम एज अ प्रिंसिपल शायद कहीं एक आध बार टीचर सिलेक्शन में गलती हुई, वो इसलिए हो गई कि हम प्रिंसिपल्स जब कॉम्प्रोमाइजिंग एक सिचुएशन में आ जाते हैं कि क्वालिटी टीचर मिल नहीं रहा, मजबूर हो गए कि एक बहुत ट्रेंड बंदे की हमेशा से ख्वाहिश रहती है कि एक कोई ऐसा बंदा सिलेक्ट हो गया जिस पर बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ी, उस पर मेहनत करना पड़ी जो कि खुद इस चीज के लिए रेडी नहीं था। इसके अलावा कभी भी कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ जिससे किसी की दिल आजारी हुई हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी टीम्स मिली हैं आज तक, जहां भी रहे हैं लोग अभी भी अच्छे लफ्जों में याद करते हैं। अब आ जाते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से रुख पर चलते हैं। तलत, अपनी मोहब्बत और शादी दोनों के बारे में बताइए, और अगर इसमें से कुछ ना बताना चाहें तो आप छुपा सकते हैं, यू हैव द राइट, कोई जबरदस्ती। ये ना सच में ये बड़ा ही टेक्निकल सा सवाल है जी। ये जरूर बताऊंगा कि जब जाहिर है हम पे भी वक्त आया जब रिश्ते आना शुरू हुए थे, मैंने अपने पेरेंट्स से सिर्फ एक रिक्वेस्ट की थी कि जिससे भी शादी करें वो पढ़ी लिखी लड़की होनी चाहिए, इसके अलावा दूसरी कोई डिमांड नहीं थी। एक रिक्वेस्ट ये थी कि प्लीज मैं फैमिली में करना नहीं चाहता। तो अल्लाह का शुक्र है, मेरी बीवी जो है वो शी वाज माय कुलीग इन लाहौर लाइसियम। तो अल्लाह का शुक्र है हम पिछले 17 साल से हम सफर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत प्यारा सा एक बेटा है हमारा जो कि ग्रेड 9 में है इस वक्त। तो बस यही मोहब्बत थी, यही शादी है। मतलब मोहब्बत यहाँ डिस्क्राइब करूंगा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ जो है आई एम एंजॉयिंग दैट। ठीक है, मैं इससे आगे नहीं पूछूंगी क्योंकि पिछले दिनों में एक इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रही थी, इंशाल्लाह आप जल्द देखेंगे, तो एडिटिंग जब उसकी हो जाएगी तो मैं अभी नाम भी नहीं बोलूंगी, सरप्राइज है। लेकिन उनसे मैंने पूछा और उन्होंने कहा कि मुझे ऑफ द स्क्रीन के बेटे बताना क्यों नहीं है, हर हाल में बताएंगे। और मैं आपको बता नहीं सकती कि हंस हंस के मेरे चीक बोन्स जो थे वो हिल गए थे, और इतना जबरदस्त उन्होंने। इस सवाल को मैंने इसीलिए टेक्निकल सवाल कहा था जी, और आप बहुत अच्छे से इससे गुजर गए। अच्छा। जी, तलत, चिश्तियां के बारे में बताइए। बहुत खूबसूरत शहर है, मैं बहुत बहुत छोटे होते वहां गई हुई हूँ, लेकिन आज का चिश्तियां यकीनन बहुत दुनिया में तरक्की आई। तो प्लीज अपना भी कि आपके लिए एक्सपीरियंस क्या जरा, और चिश्तियां खुद क्या है। जी। एक बहुत छोटा सा शहर बहावल नगर से 35 किलोमीटर आगे दानिश बॉयज स्कूल चिश्तियां। ये आई वॉज प्रिंसिपल लाहौर लाइसियम। जब मैं वहां जॉब कर रहा था, मुझे ऑफर आ गई, ऑफर के आगे इंटरव्यू की कॉल आ गई। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं किसी बोर्डिंग स्कूल को हेड करूं। सारी जिंदगी डे स्कूल्स में गुजरी थी, तो मुझे लगता था कि शायद बोर्डिंग स्कूल का जो एक्सपीरियंस है दैट इज अ मिसिंग लिंक इन माय एक्सपीरियंस। तो जब इंटरव्यू कॉल आई तो आई गॉट सिलेक्टेड अल्हम्दुलिल्लाह। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के बैनर तले ये जॉब है। मुझे पोस्टिंग में जब चिश्तियां का लफ्ज आया तो मुझे चिश्तियां के बारे में कुछ नहीं पता था। सुबह इसके एक सिटी स्कूल में एक हमारे फुटबॉल कोच हुआ करते थे, उनका नाम है सर अकमल जी। वो चिश्तियां से बिलोंग करते हैं। मैंने उसे कॉल की, मैं कहा तेरे शहर से मेरी नौकरी हो गई। तो बड़ा हैरान हुआ था कि इतने छोटे शहर में सर आप किधर जा रहे हैं। तो मैंने जब बताया कि मैं एज अ प्रिंसिपल दानिश स्कूल जा रहा हूँ जी, वो मुझे लाहौर से यहाँ छोड़ने के लिए आया था। अच्छा लगा, छोटा सा शहर है, आबो हवा बहुत अच्छी है, बहुत मजे के लोग हैं, इंटरेस्टिंग है, हरियाली बहुत ज्यादा है, काश्तकारी बहुत ज्यादा है। आप जब बाहर निकलते हैं तो पोल्यूशन नहीं मिलती आपको, अच्छा लगता है। बाजार है और सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन है गलियों की। सड़कें बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी लाइफ है।
अच्छा लगता है। यहाँ पर कोविड का प्रेशर था, लेकिन बहुत जल्द खत्म हो गया। लोगों ने शायद इंस्ट्रक्शंस पे अमल किया प्राइम मिनिस्टर की। मैं खुद, जो मेरा स्कूल है, मेरे पास 60 सस्पेक्ट्स थे। वो एक एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट रहा। कुछ फैमिलीज थी, कुछ लोग तबलीगी जो थे, इज्तिमा जब खत्म किया गया वो लोग मेरे पास थे। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की बहुत कोऑपरेटिव रही मेरे साथ उस सारे प्रोसेस में, जब मैं कोविड को डील कर रहा था। तो मैंने बहुत इंटरेस्टिंग शहर को पाया है अब तक, और इसकी जो जो मुझे एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छी लगी, अल्हम्दुलिल्लाह। हम कोविड के इस सिचुएशन में बिल्कुल हमारा निज़ाम तालीम जो है वो, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि वो हिल गया, लेकिन हाँ, हम एक नए दौर की तरफ बढ़ गए। फासलाती निज़ाम तालीम, ऑनलाइन क्लासेस, DLP प्रोग्राम्स। तो मुझे ये बताइए कि ये जो अभी के असरात हैं इस अरसे के, क्या ये आने वाले दिनों में भी देखे जाएंगे जब स्कूल बाकायदा खुल जाएंगे, या ये असरात बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे? देखें, कोविड ने पूरी सोसाइटी को चेंज कर दिया है। तालीम इससे बेहद मुतासिर हुई है, और शायद अब स्कूल्स का ट्रेंड चेंज होगा। डिस्टेंस लर्निंग जो था, ये कोई नया आइडिया नहीं था। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ये चीजें ऑफर करती थी, और हम शायद उतने इंटरेस्टेड नहीं थे इन चीजों में। हमारे टीचर्स, दे वर नॉट यूज्ड टू इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी इन देयर टीचिंग। अब मजबूरन, मरते क्या ना करते, उनको जब ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ रही हैं तो बहुत राज खुल गए। मैं देखता हूं बहुत एक्सपीरियंस टीचर भी जब कैमरे के सामने आता है तो मुश्किल होती है उनको। और मुझे ये लगता है कि शायद आने वाले दिनों में स्कूल्स का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। देखिए, हर चीज का कुछ प्लस है तो कुछ माइनस भी है। कोरोना का खौफ बहुत जल्दी हमारे ज़हनों से नहीं निकलेगा। देखिए, हमारे स्कूल शायद उस तर्ज पे बने ही नहीं हैं कि हम जो गिवन SOP है उसको फॉलो कर सकें। मिसाल के तौर पे हमें यह कह दिया गया कि 20 बच्चों से ज्यादा बच्चे क्लास में ना बिठाइए। भाई, मैं कमर्शियल स्कूल हूं, हाउ कैन आई अफोर्ड 2 टीचर्स फॉर 30 स्टूडेंट्स? हमारी जो कि कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहते हैं जी 30-35 बच्चे एक क्लास में होने चाहिए। हमारा फर्नीचर वैसा डिजाइन नहीं है। आपको पता है कि वो जो कंबाइंड जुड़े हुए डेस्क होते हैं, 2 बच्चे एक डेस्क पे बिठाते हैं हम। अब क्या कुछ चेंज करेंगे? जब मैं एज अ पेरेंट सोचता हूं तो मुझे लगता है कि अच्छा यार, ऑनलाइन क्लासेस हैं, मुझे सुबह उठ के 7 बजे बच्चे को छोड़ने तो नहीं जाना पड़ रहा। अच्छी बात है, मेरे गाड़ी का पेट्रोल का खर्चा भी बच रहा है। अच्छी बात है, वो जो तकलीफ शिकायतें आया करती थी, जी आपका बच्चा काम नहीं कर रहा, कभी उसको पेंसिल चुभो दी, कभी उसका फुटा तोड़ दिया, ये शिकायत भी शायद मुझे सुनने को नहीं मिल रही। लेकिन दिस टीचिंग इज नॉट जिसके हम आदी हैं। देखें, कैरेक्टर बिल्डिंग, स्किल्स डेवलपमेंट, आप करिकुलम तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब आप कैरेक्टर बिल्डिंग की तरफ बात करते हैं, जब आप स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो आपका 1-to-1 इंटरेक्शन और फिजिकल इंटरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल इंटरेक्शन के बगैर शायद तालीम मुकम्मल नहीं है। तो दोनों एस्पेक्ट को सोचता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले 5 सालों में फर्क पड़ जाएगा। शायद हमें उतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की जरूरत ना पड़े। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि वैसे तो जिस साल, मतलब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की थी, तो उस साल के भी कॉन्वोकेशन के अंदर मुझे याद है कि तब भी ये बताया गया था कि जो लड़के हैं वो अब कम पढ़ लिख रहे हैं और खवातीन की तादाद बढ़ रही है। अब इस बात को भी ये कई 100 साल पहले का जिक्र है। तो उसके बाद ये तनज़्ज़ुली का सफर जो है वो जारी रहा है। मुझे ये बताइए कि क्या हम तरीका अडॉप्ट करें कि हमारे बेटे, हमारे बच्चे जो हैं, लड़के, वो ख़ास तौर पर
हायर स्टडीज में आगे आए, उनकी तालीम लड़कियों से बेहतर ना सही तो उनके बराबर हो, और इसके अलावा वो हुनरमंद हो, क्योंकि सोसाइटी में एक अजीब सा अदम तवाज़ुन पैदा हो रहा है लड़कियों की ज्यादा काबिलियत से और लड़कों के मुस्तकिल नीचे की तरफ जाने से। जी, आपका मुशाहिदा बिल्कुल ठीक है। देखें, कंपटीशन कम हो गया। अभी आपने बात की कि हमें हुनर भी सिखाना चाहिए। हमारे इदारों में हम सिर्फ डिग्री देने पे जोर रखे हुए हैं। मैं अगर आज देखता हूं, टीचिंग के लिए जब बच्चे अप्लाई करते हैं, हम इंटरव्यूज में बैठते हैं, तो मुशाहिदा ये है कि सिर्फ उनको चंद सतही नॉलेज है उनके पास। दे डू नॉट हैव द इन डेप्थ नॉलेज ऑफ देयर सब्जेक्ट। लेकिन जब उनकी डिग्री देखते हैं हम, तो हर दूसरा बच्चा एमफिल की डिग्री लिए फिर रहा है। अब उस एमफिल डिग्री को अगर वो कहीं डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो मेरे ख्याल में शायद कहीं फुकदान तो है, जो कि हायर लेवल से शुरू होता है। तवज्जो दी ही नहीं गई। कितने हमारे पास ऐसे इदारे हैं जो टेक्निकल एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, नौकरियां हमारे मुल्क में है नहीं, टेक्निकल एजुकेशन हम नहीं दे रहे, कंपटीशन अच्छे लेवल का है नहीं, अंग्रेजी को हमने सक्सेस क्राइटेरिया बना लिया है। तो ये फैक्टर्स जब तक हैं, मुश्किल रहेगी। फिर मैंने अपनी पिछली बात में करैक्टर बिल्डिंग की बात की। देखें, जो मवाद आप टीवी पे बच्चों को दिखा रहे हैं, तो आप उनसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? तो ध्यान तो बटेगा। और फिर पेरेंट्स ने जब बच्चों को साथ बिठा के टीवी प्रोग्राम्स एंजॉय करना शुरू कर दिए, तरबियत का फुकदान है। मैं अच्छा खासा कंजर्वेटिव किस्म का बंदा हूं इन मामलात में, और हमें बल्कि ज्यादा पेरेंट्स को होना चाहिए। देखें, मुआशरे की बिगाड़ की जिम्मेदारी ज्यादा पेरेंट्स पर है। दूसरा फैक्टर टीचर्स पे है, जो सिर्फ ग्रेड्स की दौड़ में लगे हैं, जो करैक्टर पे बात करते ही नहीं। मुझे बड़ी अच्छी तरह वो याद है, हम जब बड़े हो रहे थे तो सुबह सुबह एक प्रोग्राम आया करता था, चाचा जी मुस्तनसर वो प्रोग्राम किया करते थे। उस सारे प्रोग्राम को जब वो कंक्लूड करते थे, तो वो रोज आज की अच्छी बात पे इसका इख्तिताम किया करते थे। सबक था उस बात में, बहुत कुछ सीखने को मिलता था। आज का मीडिया जब हम उसको देखते हैं, तो हमारा कल्चर वो नहीं है जिसको दिखाया जा रहा है। ज्यादा बात कहीं और ना निकल जाए, तो मैं पेरेंट्स से मेरी बल्कि आपकी वसातत से दरखास्त होगी कि जितनी तवज्जो, जितना ध्यान हम अपनी बेटियों का रखते हैं, हमें उतनी तवज्जो अपने बेटों की तरफ भी देनी चाहिए, ताकि वो डिफोकस ना हो जाएं कहीं। लेकिन जहां तक बात है कि मुकाबले की, ऑब्वियसली लड़कियां ज्यादा पढ़ती हैं, मानना पड़ेगा हमारी बेटियां हमारे बेटों से ज्यादा काबिल हैं। वजह यह है कि बेटों के पास 1001 तरीका टाइम जाया करने का। मतलब छोटी सी मिसाल देता हूं, अम्मी ने अगर दही लेने भेज दिया ना बच्चे को, तो उसने आते आते वो शॉपर घुमा घुमा के जब तक उसकी लस्सी नहीं ना बना लेनी, उसने घर वापस नहीं आना। बेटी बेचारी को मैक्सिमम क्या काम दिया आपने? ठीक है, मैं भी चुप कर जाता हूँ। नहीं, प्लीज कैरी ऑन, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बताइए बताइए। ठीक है ना, तो बात यही है, हम लड़के जब घर से बाहर निकलते हैं, हमारे मुआशरे में बेहद बुराइयां हमें नजर आती हैं। बचना कैसे है, ये आपके अपने इख्तियार में। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर हमें कुछ फैसिलिटीज से नवाजा है, तो हम उनको लग्जरीज में कन्वर्ट कर लेते हैं बड़े आराम से। और जैसे ही वो फैसिलिटी लग्जरी में कन्वर्ट होती है, हम भटक जाते हैं। ख्वाहिश यही होती है कि बेटों की भी उतनी सख्त मॉनिटरिंग हो जितनी सख्त बेटी के लिए होती है। मौके जरूर दें, कॉन्फिडेंस जरूर दें, खुद एतमादी अच्छी चीज है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाएं बच्चे हमारे। रिस्पेक्ट का एलिमेंट हमेशा उनको नजर में रखना है, और ये सिखाना हमने है एज अ पेरेंट, टीचर ने सिखाना है।
लेकिन अगर हम मिल के कोशिश नहीं करेंगे तो बिगाड़ की जिम्मेदारी किसी तीसरे पे नहीं डाली जा सकती। अच्छा, ये आपकी तरफ से बहुत ही जबरदस्त पैगाम गया है। मुझे ये बताइए कि कभी कभार बावजूद कुछ बच्चे जो होते हैं वो नेगेटिविटी की तरफ जरा ज्यादा होता है, जो कि शायद एक सोच हमारे यहाँ पर आ गई है, जो मेरी एज ग्रुप के लोगों में भी है, हमसे बड़ों में भी, कि कुछ लोग ना शुक्रगुजार होते हैं। ना शुक्री मुझे लगता है कि बहुत सारी गलतियों की बुनियाद बन जाती है। जब आप कंपैरिजन हर वक्त करते हैं, जब आप अपने हाल में खुश नहीं रहते, जब आपके रब ने जो आपको अता किया होता है उस पर आप राजी रहना नहीं सीखते, तो ये आज की एक नौजवान नस्ल में एक दौड़ लगी हम देखते हैं, एक नेगेटिविटी कि वो निकल गया और फिर वो मवर्दे इल्जाम ठहराते हैं कि नहीं, वालिदैन ने ये नहीं प्रोवाइड किया था, हमें स्कूल में टीचर्स ने इस तरीके से डील किया था। तो क्या करें कि वो जो बिगाड़ उनके अंदर आ गया है, जो बच्चे कदरे उम्र में भी बड़े हैं मगर वो सोच इस तरह से रहे कि वो ठीक हो जाए। सादा, मैं अपने बचपन की अगर आपको एक अपने क्या, हम सबका बचपन शायद ऐसा ही था जी। आज की माँ को कल की माँ से अगर मैं कंपेयर करूं, हेल ऑफ अ डिफरेंस। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि मुझे वो तमाम आयात, वो तमाम दुआएं, सूराज आज भी याद हैं जो मेरी माँ ने हमें सोते वक्त याद कराई थी। आज की माँ, बाप, बेटा, बेटी, मैंने पहले जिक्र किया कि घर बड़े हो गए ना, अपना अपना कमरा हो गया, प्राइवेसी बहुत जल्दी रिक्वायर्ड हो गई बच्चों को। वो बातें, अच्छी बातें जो वालिदैन हमें वक्तन फवक्तन बताते थे, अब आज की माँ उन पे तवज्जो नहीं दे रही। 4 बच्चे हैं घर में, माँ बाप हैं, तो हर बंदा अपने अपने मोबाइल पे बिजी है। हमने अपने बच्चों से बात करना छोड़ दिया। फासला तो बढ़ना ही था। जब फासला बढ़ा तो ट्रेनिंग का फुकदान होना शुरू हो गया। मैंने एक दफा ये शायद फेसबुक पे एक बड़ी अच्छी बात पढ़ी, वो ये था कि अपने बुजुर्गों के पास बैठा करो, हर चीज गूगल पे अवेलेबल नहीं है। मुझे बड़ा इंस्पायर किया इस छोटे से उस स्लाइड ने कि देखें, हमारे पेरेंट्स या हम अपने बच्चों से जब भी बात करेंगे, वी विल शेयर आवर एक्सपीरियंसेस, और जो मुशाहिदा हमारा है वो गूगल से हमारे बच्चों को वाकई नहीं मिल सकता। अब नेगेटिविटी का जिम्मेदार कौन है? घर की एनवायरनमेंट हमेशा माँ बाप के रिलेशन पे बेस कर रही होती है। अगर आप अपने बच्चों के सामने खुद नेगेटिव हो रहे होंगे, यानी तल्ख कलामी होगी, आप में से किसी एक की भी आवाज अगर ऊंची हो जाएगी तो उसका असर बच्चों पे पड़ेगा। फिर जब आप खुद हर वक्त कंपैरिजन करेंगे, फलां का घर उसने देखो बड़ा ले लिया, वो ये करता था, मैं नहीं कर सका, बच्चों के सामने अगर हम ये बातें करते रहेंगे तो बच्चा नेगेटिव नहीं होगा तो और होगा क्या? मैं दरखास्त करूंगा, बल्कि मैं अपनी बीवी से भी अक्सर नाराजगी का इजहार करता हूं इस मामले में कि यार, कभी तो सोने से पहले उसके पास कोई अच्छी बातें किया करो उसके साथ जाके। हम तीनों अगर बैठे हैं तो हम अपने मोबाइल्स पर हैं, और एक ऐसी बुरी आदत, लत बल्कि हमने अपने आप को लगा ली कि शायद हम इसके बगैर अब रह नहीं सकते। हमें तवज्जो देनी होगी अपने काम पे कि हम कर क्या रहे हैं, हम सिखा क्या रहे हैं। कुछ चीजें होती है जो हम डायरेक्टली बच्चों को सिखा रहे होते हैं, कुछ चीजें हैं जो माहौल बच्चों को सिखा रहा होता है। तो जैसा माहौल आप बच्चों को देंगे वैसा बच्चा परवान चढ़ता चला जाएगा। तो एज अ पेरेंट मुझे लगता है कि हमें पेरेंटिंग पे भी काम करना चाहिए। एज अ स्कूल, एज अ टीचर, पेरेंट्स को बुलाएं, उनकी वर्कशॉप्स करवाएं, उनको बताइए कि दीज आर द फैक्टर्स जिसकी वजह से शायद आपका बच्चा नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा जा रहा है। बहुत बहुत ही इम्प्रेसिव मुझे आपके थॉट्स लगे। अच्छा, ये हम लोगों ने एक थोड़ा सा बच्चों के हवाले से बात की। मुझे एक और चीज जरूर बताइए। आप तो खुद बेटे हैं और एक बेटे के ही बाप हैं। हमारी औरतों के ब्रॉटअप में कोई ऐसी कमी है कि जब वो अपने बेटों, अपने भाइयों के रिश्तों के लिए बात करती हैं तो वो इतनी अनरैशनल, इतनी डिमांडिंग हो जाती हैं कि शायद लड़के खुद भी उतने डिमांडिंग ना होते हों? 2 बातें हैं इसमें। पहली बात,
जो वालिदैन जिनकी बेटियां भी हैं, जी, मेरी नजर में शायद वो इतने डिमांडिंग ना हो। जिनके सिर्फ बेटे हैं, वो उस नालायक की नालायकी छुपाने के लिए ओवर डिमांडिंग जब होते हैं, तो यकीनी तौर पे ये एक अलमिया है। देखें, हम सो कॉल्ड मुसलमान हैं, सो कॉल्ड, बैक एंड पे हम क्या हैं? हमसे बड़ा मफाद परस्त कोई नहीं। मेरी बातें थोड़ी तल्ख हैं, लेकिन ये मेरा मुशाहिदा है। अपॉर्चुनिस्ट हैं, एक मिनट से पहले पलट जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम अपनी बेटियों के लिए भी ऐसा ही करेंगे जब उनका रिश्ता कहीं तय करेंगे? हम क्यों अपने बेटों पर इस किस्म का प्रेशर डाल रहे हैं जहां पर ये चीजें शायद एक नॉर्मल इंसान के लिए मुमकिन नहीं है? मैं फिर मीडिया को कसूरवार ठहराऊंगा। छोटे थे, इतने खूबसूरत ड्रामाज आया करते थे, हर ड्रामे में एक पैगाम था, मुआशरती मसाइल की अक्कासी की जाती थी, एक इस खूबसूरत अंदाज में कि हमें उनको अपनाते हुए बुरा नहीं लगता था। हाँ, टेलीविजन तो है, टेलीविजन जब है तो 200 रुपया पर मंथ कनेक्शन केबल का भी है। हम क्या कंटेंट दिखा रहे हैं? जिस मुआशरे से हमारा ताल्लुक है ना, हमारा पीर सिर्फ डंडा ही हो सकता है। क्या लगता है कि क्या सियासत में आवाम को, हमारे स्टूडेंट्स को, बच्चों को हिस्सा लेने है, और अगर हिस्सा लेना है तो किस अंदाज में हम आम लोग जो है ये हिस्सा लें जिससे फायदा हो हमें भी और हमारे मुल्क को भी? देखें, बच्चे कौम का मुस्तकबिल है, इस पे तो दो राय हो नहीं सकती जी। मैं ये समझता हूँ कि कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए। अमली तौर पे कुछ करके दिखाएं। घर में बैठ के, यारों की महफिल में बैठ के सिर्फ कमेंट्स पास ना करें, कंट्रीब्यूट करें कि हम इस मुआशरे को बेहतर कर सकें। हम जब स्टूडेंट थे, अर्ली 90s की बात है, तो यूनियंस का कॉन्सेप्ट हुआ करता था। MSF हुआ करती थी, PSF हुआ करती थी, जमीयत हुआ करती थी। तो लगता था कि यस, कुछ शायद लीडर्स यहीं से निकलेंगे, और निकले भी। अब इन तमाम चीजों पे हो गई पाबंदी। हमें कुछ प्लान्स ऐसे करने चाहिए जहां पर हम स्टूडेंट लीडरशिप के हवाले से बच्चों को मौके दें। अनफॉर्चुनेटली हमने ग्रेड्स की दौड़ में इन बच्चों को इतना बिजी कर दिया कि जब इन्हें को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने का कहा भी जाए तो दे अवॉइड। जब तक इस ये जो बरादरीइज्म वाला वोट है ना, ये नहीं टूटेगा, लोग अपनी सोच के मुताबिक अपने बच्चों से बातें डिस्कस नहीं करेंगे, ये चीजें खराबी का सबब रहेंगी। मैं ये बिलीव करता हूं कि अगर कहीं बड़े, मैं उन्हें गलत नहीं कह सकता, अल्लाह माफ मुझे करे, लेकिन हम बात तो कर सकते हैं ना। तो हमें अपने बच्चों को इतना पुरएतमाद बना देना चाहिए कि वो आपसे डिस्कस करें अबाउट द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, कि हमारे मुल्क में हालात क्या हैं। मैं सियासत पे जब बात करता हूँ, टीवी भी बड़े गौर से देखता हूँ, तबसरे बड़े गौर से सुनता हूँ, मुझे लगता है कि हम एक बेसब्री कौम है। भाई, जब हम तब्दीली के ख्वाहिशमंद हैं तो कभी भी तब्दीली ओवरनाइट नहीं आई। हमें मौका पूरा देना चाहिए। सो कॉल्ड एक्सपीरियंस्ड जो लोग थे, उन्होंने भी गलतियां की। अगर मौका किसी नए बंदे को आपने दे दिया है तो थोड़ा सब्र कीजिए। जो पॉलिसीज दी जा रही हैं उसका दूररस नताइज का इंतजार कीजिए। मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं अपने बेटे से ऐसी बातें करता हूँ, हम बैठ जाते हैं पास, वो मेरे एक्सप्रेशंस पढ़ रहा होता है, वो मुझसे पूछता है क्या हुआ है, मैं उसे बताता हूँ कि यार आई एम नॉट हैप्पी विद दिस। और फिर पूछेगा क्या इमरान खान ने अच्छा काम नहीं किया, या वो पूछेगा ये नवाज शरीफ को पुलिस ने क्यों पकड़ लिया। तो बड़ी अच्छी कन्वर्सेशन होती है हमारी। मैं समझता हूं कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ बात करनी चाहिए। अच्छा जनाब, चलते चलते कुछ छोटे छोटे से सवालात। जिंदगी का मकसद क्या है?
मुश्किल सवाल है। इम्तिहान है जिंदगी, दुनिया में भी और आखिरत में भी। जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी? सबसे बड़ी खुशी, अल्लाह ताला ने दुनिया की हर चीज से नवाजा है, हर चीज पे खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी का कोई रिग्रेट? रिग्रेट, एजुकेशन कंटिन्यू रखनी चाहिए थी। मुस्तकबिल के प्लान्स? मैं ये समझता हूँ कि जो मेरी वर्टिकल ग्रोथ थी, आई हैव रीच्ड अ पॉइंट, और अब इसे हॉरिजॉन्टली मुझे मेंटेन करना है। आपने चाचा मुस्तंसर की बात की और आपने बताया कि उस प्रोग्राम का एंड जो था वो एक अच्छी बात पर होता था। मेरी कमनसीबी कह लीजिए कि मैंने इस प्रोग्राम को नहीं देखा, लेकिन बहरहाल मैं वो जो एक अच्छी बात आज के इस इंटरव्यू के आखिर में आप कहना चाहेंगे वो मैं आप ही की ज़बानी सुनना चाहूँगी। कोई भी एक पैगाम, कोई हल, कोई अच्छी बात आप कहिए जिसके बाद मैं आपसे इजाज़त लूँ। मैं पैगाम यही है कि हमें अपने आप पर एतबार करना सीखना है। हमें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ करना है, कुछ करने के लिए हमें एतबार करना है। उस एतबार के लिए हमें हकीकत को जानना है। अब हकीकत है क्या? हर शख्स का अपना मयार है इन तमाम चीजों को मापने के लिए। मेरी ख्वाहिश ये है कि अच्छाई की जाए, अच्छे की उम्मीद रखी जाए, भलाई की जाए कि अल्लाह ताला हम पर अपना फजलो करम बनाए रखे। हम जब भी नेगेटिव सोचेंगे, कुछ ना कुछ नेगेटिव, कुछ ना कुछ गलत होगा, और हम उसी का शिकार होंगे जो हम दूसरों के लिए सोचते हैं। तो ख्वाहिश यही है, अच्छा सोचें, अच्छा करें, अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखें। अल्लाह ताला हमें, हमारे इस मुल्क को कामयाबी और कामरानी सुनाओ। आमीन। तल्लत, आपके कीमती वक्त और खूबसूरत बातों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। आपका बहुत शुक्रिया सौदा, टाइम देने के लिए। अल्लाह ताला तोशा खास को और तरक्की दे और आपको भी और इज्जत से नवाजे। थैंक यू वेरी मच, बेहद शुक्रिया।